आपका स्वागत है साहित्यिक पाखी यूट्यूब चैनल पर। लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी गर्म सूट। गंडा सिंह ने चूंकि एक जमाने से अपने कपड़े तब्दील नहीं किए थे, इसलिए पसीने के बायस उनमें एक अजीब किस्म की बू पैदा हो गई थी जो ज्यादा शिद्दत इख्तियार करने पर अब गंडा सिंह को कभी कभी उदास कर देती थी। उसको इस बदबू ने भी इतना तंग नहीं किया था जितना कि अब उसके गर्म सूट ने उसे तंग कर रखा था। अपने किसी दोस्त के कहने पर वो अमृतसर छोड़कर दिल्ली चला आया था। जब उसने अमृतसर को कैरबाद कहा तो गर्मियों का आगाज था, लेकिन अब के गर्मी अपने पूरे जोबन पर थी। गंडा सिंह को ये गर्म सूट बहुत सता रहा था। उसके पास सिर्फ 4 कपड़े थे: गर्म पतलून, गर्म कोट, गर्म वास्कट और एक सूती कमीज। ये गर्म सूट उसे इसलिए दिल्ली की शदीद गर्मियों में पहनना पड़ता था कि उसके पास और कोई कपड़ा ही नहीं था, और सूट के साथ की वास्कट उसे इसलिए पहनना पड़ती थी कि उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो उसे एहतियात या बद एहतियाती से रख सकता। यूं तो वो इस वास्कट को या कोट ही को दरीबा कला में अपने दोस्त की दुकान में रख देता, मगर वहां उसने पहले रोज ही कई चूहे देखे थे। दिल्ली आने के दूसरे रोज चांदनी चौक में उसने रसगुल्ले खाए थे। उनका शीरा जाब्जा कोट और वास्कट पर गिर पड़ा था। अगर वो ये दोनों चीजें उस दुकान में रख देता तो जाहिर है कि जहां शीरा गिरा था चूहे कपड़ा कुतर जाते, और गंडा सिंह नहीं चाहता था कि ये सूट जो उसे 3 सितंबर 1939 ईस्वी यानी उस जंग के इब्तिदाई रोज मिला था यूं बेकार चूहों की नजर हो जाए। इस सूट के साथ इत्तिफाकिया तौर पर एक ऐसा दिन मंसूब हो गया था जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। गंडा सिंह को चुनाचे इसलिए भी अपना सूट अजीज था कि अमृतसर में जब उसने अपना ये तारीखी सूट पहना था तो दरबार साहब के आसपास उसके जितने हाथी दांत का काम करने वाले दोस्त रहते थे मुतहैर हो गए थे। बलबीर ने जब उसे बाजार में देखा था तो मुतहर्रिक करात को रोककर जोर से आवाज दी थी, गंडा सया जरा इधर तो आ, ये आज तुझे क्या हो गया है। गंडा सिंह लिबास के मामले में अज हद बेपरवाह था, बल्कि यूं कहिए कि अपने लिबास की तरफ उसने कभी तवज्जो ही न दी थी। वो पतलून इसी तरह पहना करता था जिस तरह कच्छ पहनी जाती है, यानी बगैर किसी तकल्लुफ के। उसके मुतल्लिक उसके दोस्तों में ये बात आम मशहूर थी कि अगर तन ढकना जरूरी न होता तो गंडा सिंह बिल्कुल नंगा रहता। 6 महीने तक वो नहाता नहीं था। बाज औकात उसके पैसे पर इस कदर मेल जम जाता था कि और मेल जमने की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। दूर से अगर आप उसके मैले पैरों को देखते तो यही मालूम होता कि गंडा सिंह ने मौजे पहन रखे हैं। गंडा सिंह की कलाजत पसंदी की इंतहा ये थी कि वो सुबह का नाश्तादान मुंह हाथ धोए बगैर करता था, और सर्दियों में एक ऐसा लिहाफ ओढ़कर सोता था कि अगर कोई उसे कूड़े पर फेंक दे तो सुबह जब भंगी कूड़ा करकट उठाने आता तो ये लिहाफ देखकर उसको भी घिन आ जाती। पर लुत्फ ये है कि उसकी इन तमाम गलाजतों के बावजूद लोग उससे मोहब्बत करते थे, और अमृतसर में तो आपको ऐसे कई आदमी मिल जाएंगे जो उसको मोहब्बत की हद तक पसंद करते हैं। गंडा सिंह की उम्र ज्यादा से ज्यादा 25 बरस है। दाढ़ी और मूंछों के भोसले बाल उसके चेहरे के 2/3 हिस्से पर मोबिल ऑयल में भीगे हुए चीथड़े की तरह फैले रहते हैं। पगड़ी के नीचे उसके गैसू की भी यही हालत रहती है। कभी कभी जब उसकी पिंडलियां कपड़ा उठ जाने के बायस नंगी हो जाती हैं तो उन पर मेल खरंडों की शक्ल में जाबजा नजर आता है। मगर लोग इन तमाम मैली और गंदी हकीकतों से बाखबर होने पर भी गंडा सिंह को अपने पास बिठाते हैं और उससे कई कई घंटे बातें करते हैं। अमृतसर छोड़कर जब गंडा सिंह अपने गर्म सूट समेत दिल्ली आया तो उसे गैर शूरी तौर पर मालूम था कि यहाँ भी खुद ब खुद उसके दोस्त पैदा हो जाएंगे। अगर उसको अपनी कलाजत पसंदियों का एहसास होता तो बहुत मुमकिन है ये एहसास रुकावट बन जाता और दिल्ली में उसका कोई दोस्त न बनता।
चंद ही दिनों में बज़ाहिर किसी वजह के बगैर 8-10 आदमी गंडा सिंह के दोस्त बन गए और गंडा सिंह को इस बात का मुतलक एहसास न हुआ कि अगर ये 8-10 आदमी उसके दोस्त न बनते तो शहर दिल्ली में वो भूखों मरता। रोटी के मसले पर दरअसल गंडा सिंह ने कभी गौर ही नहीं किया था और न उसने कभी ये जानने की तकलीफ की थी कि दूसरे उसके मुतल्लिक क्या राय रखते हैं। खाना पीना और सोना, ये तीन चीजें ऐसी थीं जो गंडा सिंह को चलते फिरते कहीं न कहीं जरूर मिल जाती थीं और एक जमाने से चूंकि ये चीजें उसे बड़ी बाकायदगी के साथ मिल रही थीं, इसलिए उनके मुतल्लिक वो कभी सोचता ही नहीं था। चावड़ी में हरबंस से मिलने गया तो वहां सुबह का नाश्ता मिल गया। हरबंस के यहाँ से आया तो रास्ते में अहमद अली ने अपनी दुकान पर ठहरा लिया और कहा, गंडा सिंह भाई तुम खूब वक्त पर आए, मैंने धन्ना मिल से कुछ चाट मंगवाई है, काके जाना। अहमद अली की दुकान पर चाट खाने के बाद गंडा सिंह के दिल में ख्याल आया कि चलो हेमचंद्र से मिलने चले। हेमचंद्र बहुत अच्छा अफसाना निगार है और गंडा सिंह के दिल में उसकी बहुत इज्जत है। चुनाचे जब उससे मुलाकात हुई तो बातों बातों में दोपहर के खाने का वक्त आ गया। दावत देने और दावत कबूल करने का कोई सवाल ही पैदा न हुआ। खाना आया और दोनों ने मिलकर खा लिया। यहाँ से जब गंडा सिंह तिमारपुर की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में बाघ आ गया। धूप चूंकि बहुत करारी थी, इसलिए गंडा सिंह जब कुछ देर सुस्ताने के लिए निकलसन बाग के एक बंच पर लेटा तो 5 बजे तक वहीं सोया रहा। आंखें मलकर उठा और आहिस्ता आहिस्ता तिमारपुर का रुख किया, जहां उसका दोस्त अब्दुल मजीद रहता था। 6 बजे के करीब गंडा सिंह अब्दुल मजीद के घर पहुंचा। वहां जंग की बातें शुरू हुईं, चुनाचे 8 बज गए। अब्दुल मजीद बहुत होशियार आदमी था। हिंदुस्तान के तरक्की पसंद लिटरेचर के बारे में उसकी मालूमात काफ़ी वसीअ थी, मगर जंग के मुतालिक उसे कुछ मालूम नहीं था। कोशिश करने के बावजूद वो चीन और जापान, जापान और रूस, रूस और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस के जुग्राफियाई रिश्ते को न समझ सका था। जब कभी वो दुनिया का नक्शा खोलकर अपने सामने रखता तो उसकी निगाहों में नक्शे पर फैले हुए शहर और मुल्क ऐसे उलझाव की सूरत इख्तियार कर लेते जो अक्सर औकात पतंग उड़ाने के दौरान में उसकी डोर में पैदा हो जाया करते थे। मगर गंडा सिंह को दुनिया के जुग्राफिया पर काफ़ी उबूर हासिल था। एक बार अखबार पढ़ लेने के बाद जंग का सही नक्शा इसके ज़ेहन में आ जाता था और वो बड़े सहल अंदाज में लोगों को समझा सकता था कि जंग के मैदान में क्या हो रहा है। अब्दुल मजीद तबन नफासत पसंद था। उसको गंडा सिंह की क्लास्ते बहुत खुटकती थी, मगर वो मजबूर था, इसलिए कि गंडा सिंह ही एक ऐसा आदमी था जो उसे जंग के ताज़ा हालात समझा सकता था। अगर अब्दुल मजीद को जंगी खबरें सुनने और उन पर तफसीली बहस करने की आदत न होती, जो एक बहुत बड़ी कमजोरी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, तो वो यकीनन उस आदमी से कभी मिलना पसंद न करता जो खाना खाने के बाद सालन से भरे हुए हाथ उसके कमरे में लटके हुए पर्दों से साफ करता था। एक दफ़ा अब्दुल मजीद ने पर्दों को उसके हमले से महफूज रखने की खातिर अपना तौलिया आगे बढ़ा दिया और कहा, लो गंडा सिंह, इससे हाथ साफ कर लो। कुछ देर अगर ठहर सको तो पानी और साबुन आ रहा है। गंडा सिंह ने इस अंदाज से तौलिया अब्दुल मजीद से लिया जैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी और 1 मिनट में अपना मुंह हाथ साफ करके उसे एक तरफ फेंक दिया। पानी वाणी की कोई ज़रूरत नहीं, हाथ साफ ही थे। अब्दुल मजीद ने जब जहर के घूंट पीकर अपने तौलिए की तरफ देखा तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि मुंह हाथ साफ करने के बजाय किसी ने उसके साथ साइकिल की चीन साफ की है। अब्दुल मजीद की बीवी को गंडा सिंह की ये मकरूह आदत सख्त नापसंद थीं, मगर वो भी मजबूर थी, इसलिए कि जिस रोज़ गंडा सिंह नहीं आता था अब्दुल मजीद उसे अपने पास बिठाकर जंग के ताज़ा हालात पर एक तवील लेक्चर देना शुरू कर देता था, जो उस अमन पसंद औरत को तौन रहन सारे का सारा सुनना ही पड़ता था। गंडा सिंह ज़हीन आदमी था।
अदब और सियासत के बारे में उसकी मालूमात औसत आदमी से बहुत ज्यादा थीं। अमृतसर में उसके इस गर्म सूट का सौदा भी इन मालूमात के जरिए ही से हुआ था। मोहम्मद उम्र टेलर मास्टर को जंगी खबरें सुनने का कब्त था। चुनाचे गंडा सिंह ने जंग के इब्तिदाई हालात सुनाकर मोहम्मद उम्र को इस कदर मरूब किया कि उसने ये गर्म सूट, जो किसी गाहक ने 37 में तैयार कराया था और 2 बरस से इसके पास बेकार पड़ा था चूंकि उस गाहक ने फिर कभी शक्ल ही नहीं दिखाई थी, गंडा सिंह के जिस्म पर फिट कर दिया और इसके साथ 5 रुपए माहवार की 6 किस्तें मुकर्रर कर लीं। इन 6 किस्तों में से सिर्फ 3 किस्तें गंडा सिंह ने अदा की थीं। बाकी 3 किस्तों के लिए मोहम्मद उम्र कई बार तकाजा कर चुका था, मगर इन रस्मी तकाजों के अलावा मोहम्मद उम्र ने गंडा सिंह पर कभी दबाव नहीं डाला था, इसलिए कि जंग के हालात दिन बदिन दिलचस्प होते जा रहे थे। गंडा सिंह ने अमृतसर क्यों छोड़ा? एक लंबी कहानी है। दिल्ली में जो उसके नए दोस्त बने थे, उनको सिर्फ इतना मालूम था कि अमृतसर में एक पुराने दोस्त के कहने पर वो यहाँ चला आया था कि मुलाजमत तलाश करे। दिल्ली आकर गंडा सिंह मुलाजमत की जुस्तजू करता, मगर ये कमबख्त गर्म सूट उसे चैन नहीं लेने देता था। इस कदर गर्मी पड़ रही थी कि चील अंडा छोड़ दे। कुछ दिनों से गर्मी की इंतहा हो गई थी। लोग सन सड़ोक से मर रहे थे। गंडा सिंह को मौत का इतना ख्याल ही नहीं था जितना कि उसे उस तकलीफ का ख्याल था जो गर्मी की शिद्दत के बायस उसे उठाना पड़ रही थी। बाजारों में धूप पिघली हुई अग्नि की तरह फैली रहती थी। लू इस गजब की चलती थी कि मुंह पर आग के चाटे से पड़ते थे। लुक फ्री सड़कें तवे के मानिंद तपती रहती थीं। इन सब के ऊपर फजा की वो गर्म गर्म उदासी थी जो गंडा सिंह को बहुत परेशान करती थी। अगर उसके पास ये गर्म सूट ना होता तो अलग बात थी। शदीद गर्मियों का ये मौसम किसी न किसी हीले कट ही जाता, पर इस सूट की मौजूदगी में जिसका रंग उसकी भूसली दाढ़ी से भी ज्यादा गहरा था। अब एक दिन भी दिल्ली में रहना उसे दुश्वार मालूम होता था। इस सूट का रंग सर्दियों में बहुत खुशगवार मालूम होता था, पर अब गंडा सिंह को इससे डर लगता था। सूट का कपड़ा बहुत खुरदरा था। कोट का कॉलर घिसने के बायस बिल्कुल रेगमार की सूरत इख्तियार कर गया था। इससे गंडा सिंह को बहुत तकलीफ होती थी। ये घिसा हुआ कॉलर हर वक्त ऊपर नीचे होकर उसकी गर्दन के बाल मूंदता रहता था। एक दो दफा जब गजब की गर्मी पड़ी तो गंडा सिंह के जी में आई कि ये गर्म सूट उतारकर किसी ऐसी जगह फेंक दे कि फिर उसे नजर न आए, मगर ये सूट अगर वो उतार देता तो उसकी जगह पहनता किया। उसके पास तो इस सूट के सिवा और कोई कपड़ा ही नहीं था। ये मजबूरी गर्मी के एहसास में और ज्यादा इजाफा कर देती थी और बेचारा गंडा सिंह तिलमिला के रह जाता था। दिल्ली में इसके चंद दोस्तों ने इससे पूछा था, भाई गंडा सिंह, तुम ये गर्म सूट क्यों नहीं उतारते, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? गंडा सिंह चूंकि ज़हीन आदमी था, इसलिए उसने यूं जवाब दिया था, गर्म कपड़ा गर्मी की शिद्दत को रोकता है, इसीलिए मैं ये गर्म सूट पहनता हूं। सनस्ट्रोक का असर हमेशा गर्दन के निचले हिस्सा पर पड़ता है, जहां हमारा मक्स होता है। अगर जिस्म के उस हिस्से पर गर्म कपड़े की एक मोटी सी तह जमी रहे तो सूरज के इस हमले का बिल्कुल खदशा नहीं रहता। अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अंग्रेज वगैरह सोलर हैट के पिछले हिस्से के साथ एक कपड़ा लटका देते हैं कि लू से बच्चे रहें। अरब में सर के लिए एक खास पहनावा मुरव्वज है। एक बड़ा सा रुमाल होता है जो गर्दन को ढांपे रहता है। हिंदुस्तान के उन हिस्सों में जहां शदीद गर्मी पड़ती है, पगड़ी का इस्तेमाल अब तक चला आ रहा है। शिमला छोड़ने का दरअसल मतलब यही था कि गर्दन लू से महफूज रहे, मगर अब लोगों ने शिमला छोड़ना करीब करीब तर्क कर दिया है, इसलिए कि उसे फजूल समझा गया है और बगैर शिमला छोड़े पगड़ी बांधना जदीद फैशन बन गया है। मैं खुद इस फैशन का शिकार हूँ। ये फाजिलाना जवाब सुनकर उसके दोस्त बहुत मरूब हुए थे,
चुनाचे फिर कभी उन्होंने गंडा सिंह से उसके सूट के बारे में इस्तिफसार न किया था। गंडा सिंह, जिसको अपनी मालूमात का मुजाहिरा करने का शौक था, उस वक्त ये जवाब देकर बहुत मसरूर हुआ था, मगर ये मुसर्रत फौरन ही इस सूट की तकलीफदेह गर्मी ने गायब कर दी थी। अब्दुल मजीद तिमारपुर यानी शहर के मुजाफात में रहता था, जहां खुली फजा मयस्सर आ सकती है। एक रात जब ताज़ा जंगी हालात पर तबसरा करते करते देर हो गई तो अब्दुल मजीद ने गंडा सिंह के लिए बरामदे के बाहर एक चारपाई बिछवा दी। कोट और वास्कट उतार कर वो पतलून समेत उस चारपाई पर सुबह 6 बजे तक सोया रहा। रात बड़े आराम में कटी। खुली फजा थी, इसलिए सारी रात कनक हवा के झोंके आते रहे। गंडा सिंह को ये जगह पसंद आई, चुनाचे उसने शाम को देर से आना शुरू कर दिया। अब्दुल मजीद की बीवी ने 10-12 रोज तक गंडा सिंह का वहां सोना बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बाद उससे रहा ना गया। अब्दुल मजीद से उसने साफ साफ कह दिया, अस्कर के अब्बा, अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं इस मोए गंडा सिंह का आना यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं करती। मकान है या सराय है, यानी वो ऐन खाने के वक्त आ जाता है, इधर उधर की बातें आपसे करता है और चारपाई बिछवा कर सो जाता है। मैं उसकी कलास्ते बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर उसका यहाँ सोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना आपने, अगर कल वो यहाँ आया तो मैं खुद उससे कह दूंगी कि सरदार साहब, जंग के मुतल्लिक आप बातें करना चाहते हैं, शौक से कीजिए, खाना हाजिर है, तौलिए, दरवाज़ों के पर्दे, गद्दियों के गिलाफ, ये तमाम चीज़ें बड़े शौक से मुंह पोंछने के लिए इस्तेमाल कीजिए, मगर रात को आप यहाँ हरगिज़ नहीं सो सकते। अस्कर के अब्बा, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। अब्दुल मजीद को खुद गंडा सिंह का वहां सोना बुरा मालूम होता था, इसलिए कि उसकी बीवी परली तरफ आंगन में अकेली पड़ी रहती थी, मगर वो क्या करता, जबकि जंग की दिलचस्प बातें करते करते देर हो जाती थी और गंडा सिंह बगैर किसी तकलीफ के, जैसे कि उसका रोजाना का मामूल हो, उससे कह देता था, भाई अब्दुल मजीद, अब तुम सो जाओ, सुबह उठकर ताज़ा अखबार देखेंगे तो नए हालात का कुछ पता चलेगा। ये कहकर वो बरामदे में से चारपाई निकालता और बाहर बिछाकर सो जाता। जब अब्दुल मजीद की बीवी उस पर बहुत बरसी तो उसने कहा, जाने मन, मैं खुद हैरान हूं कि उसको किस तरह मना करूं। यहाँ दिल्ली में इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। मुझे तो अब इस बात का खौफ लाहिक हो रहा है कि वो हमेशा के लिए मेरे मकान को अपना अड्डा बना लेगा। आदमी बेहद अच्छा है, यानी लायक है, ज़हीन है, पर कोई ऐसी तरकीब सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये सुनकर अब्दुल मजीद की बीवी ने कहा, तो ये तरकीब तुम ही सोचो। मैं तो साफ गो हूं, अगर मुझसे कहोगे तो मैं खुले लफ्जों में उससे कह दूंगी कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बहुत नागवार मालूम होता है। अब्दुल मजीद ने उसी वक्त तहया कर लिया कि वो गंडा सिंह से अपनी मुश्किलात और मजबूरियां साफ लफ्जों में बयान कर देगा। चुनाचे जब शाम को गंडा सिंह आया तो जंग के ताज़ा हालात पर बहस शुरू करने के बजाय अब्दुल मजीद ने उससे कहा, गंडा सिंह, मैं तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? गंडा सिंह ने हमातनगोश होकर जवाब दिया, बुरा मानने की बात ही क्या है, आप कहिए। इस पर अब्दुल मजीद ने एक मुख्तसर सी रस्मी तमहीद शुरू की, फिर इसके आखिर में कहा, बात यह है कि सर्दियों में एक से ज़्यादा आदमियों की रिहाइश का इंतज़ाम किया जा सकता है, इसलिए कि इस मौसम में गुंजाइश निकल आती है, मगर इन गर्मियों में बड़ी तकलीफ होती है। मर्दों को इतनी नहीं होती जितनी कि मस्तूरात को होती है, तुम खुद समझ सकते हो। गंडा सिंह मतलब समझ गया। चुनाचे उसने पहली मर्तबा अपनी तकलीफ़ें बयान करना शुरू की, भाई अब्दुल मजीद, मैं तुम्हारी मेहरबानियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। रात काटने के लिए यूं तो मुझे बहुत जगहें मिल सकती हैं, मगर मुसीबत ये है कि ऐसी खुली हुआ कहीं नहीं मिलती।
सारा दिन इस गर्म सूट में पिघलता रहता हूँ। चंद रातें जो मैंने तुम्हारे यहाँ बसर की हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे तुम्हारी मजबूरियों और तकलीफों का एहसास अब हुआ है, इसलिए कि जो आराम मुझे यहाँ रात को मिलता था इस कदर खुशगवार था कि मैंने दूसरे पहलू पर कभी गौर ही ना किया। तुम मेरे दोस्त हो, कोई ऐसी तरकीब निकालो इस गर्म सूट से मुझे नजात मिल जाए। इस तौर पर कि ये गर्म सूट भी मेरे पास रहे और गर्मियों का मौसम भी कट जाए, क्योंकि 2-3 महीने के बाद फिर सर्दियां आने वाली हैं और मुझे फिर इस सूट की जरूरत होगी। सच पूछो तो अब मैं दीवानगी की हद तक इस सूट की गर्मी से बेजार हो गया हूं। तुम खुद समझते हो। अब्दुल मजीद सब समझ गया। गंडा सिंह रुखसत हुआ तो अब्दुल मजीद ने अपनी बीवी से बातचीत की। दोनों देर तक इस मसले पर गुफ्तगू करते रहे। आखिर में उसकी बीवी ने कहा, सिर्फ एक बात मेरे ज़हन में आई है, और वो ये है कि गंडा सिंह को किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां गर्मी ना हो। ये सुनकर अब्दुल मजीद ने कहा, ठीक है, पर इसके लिए रकम की ज़रूरत है। अगर मेरे पास फालतू रुपए होते तो क्या मैंने उसे ठंडे कपड़े न बनवा दिए होते। इस पर अब्दुल मजीद की बीवी ने कहा, तुम पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने ये सोचा है कि उसे शिमला भेज दिया जाए। मेरा भाई नसीर कल आने वाला है। उससे कह देंगे वो गंडा सिंह को बगैर टिकट के वहां पहुंचा देगा। एक दो बार वो तुम्हें भी तो शिमला ले गया था। अब्दुल मजीद ये बात सुनकर इस कदर खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी का मुंह चूम लिया। भाई क्या तरकीब सूची है। यानी सूट गंडा सिंह के जिस्म पर ही रहेगा और वो शिमला पहुंच जाएगा। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। दूसरे रोज शाम को गंडा सिंह आया तो अब्दुल मजीद ने शिमला जाने की राय पेश की। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने कतन न सोचा कि शिमले जाकर वो बगैर रुपए पैसे के किस तरह गुजारा करेगा। दरअसल ऐसी बातों पर उसने कभी गौर ही नहीं किया था। तीसरे दिन नसीर ने गंडा सिंह को गाड़ी में सवार कर दिया और गार्ड से जो उसका दोस्त था कह दिया था कि वो उसे बहिफाजत तमाम शिमले पहुंचा दे।